हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। और ये है सीडीपी का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 में हम लोगों ने संवेगों के प्रकार पॉजिटिव निगेटिव इनको पढ़ा था। और अब हम लोग पढ़ेंगे मूल प्रवृत्तियों का संवेग से जो संबंध है उनको पढ़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। और मूल प्रवृत्ति क्या होता है? मूल प्रवृत्ति जो संवेग के तुरंत बाद में होने वाली क्रिया, संवेग के तुरंत बाद जो क्रिया होती है उसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। और मूल प्रवृत्तियों के जो जन्मदाता हैं वो मैकडूगल हैं। तो मैकडूगल ने जो मूल प्रवृत्तियां बताई हैं वो कुल 14 हैं, मतलब कुल 14 संवेग बताए हैं। और उन संवेगों से होने वाली क्रिया जिसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं उनको देखेंगे। जैसे पहला है संवेग भय, और भय की जो मूल प्रवृत्ति होगी वो पलायन होगी। और वात्सल्य की जो एक संवेग है इसकी मूल प्रवृत्ति होगी संतान कामना। और अगला है आत्महीनता, इसकी होगी दैन्य। फिर अगला संवेग है भूख, और भूख क्या होगा? भोजन अन्वेषण। और अगला संवेग है घृणा की मूल प्रवृत्ति होगी निवृत्ति, घृणा निवृत्ति। आत्माभिमान का होगा गौरव। और आश्चर्य का होगा जिज्ञासा, आश्चर्य का जिज्ञासा। क्रोध की जो मूल प्रवृत्ति होगी वो युत्सा होगी। इसके बाद है अधिकार, और अधिकार का होगा संग्रहण। आमोद, इसका होगा हिराश, आमोद का क्या होगा? हिराश होगा मूल प्रवृत्ति। अगला संवेग है कृतिभाव, कृतिभाव क्या होता है? क्रिएटिविटी, रचनात्मकता। अगला है संवेग कामुकता, कामुकता में काम प्रवृत्ति हो जाएगी। और इसके बाद है एकांकीपन, एकांकीपन का हो जाएगा सामूहिकता, एकांकीपन का हो जाएगा सामूहिकता। और अगला आखिरी है 14 जो संवेग हैं उसमें से लास्ट है करुणा और दुख, और करुणा और दुख की मूल प्रवृत्ति होगी शरणागति। ये मैकडूगल के अनुसार हो गया 14 संवेग। अब आते हैं ब्रिजेश के अनुसार बालक का संवेगात्मक जो विकास होता है, तो जन्म के समय बालक में उत्तेजना होती है, फिर 3 महीने में उत्तेजना के साथ साथ उसमें आनंद और कष्ट हो जाता है, फिर 6 महीने में आनंद कष्ट हो गया 3 महीने में, फिर इसके बाद भय, घृणा और क्रोध। भय, घृणा, क्रोध जो आता है वो 6 मंथ में आ जाता है। फिर 18वें महीने में क्या आ जाएगा? इसमें उल्लास और ईर्ष्या, 18 महीने में ईर्ष्या आ जाएगी। और इसके बाद 24 माह होते होते इसमें सभी तरह के संवेग, उत्तेजना, आनंद, कष्ट, भय, घृणा, क्रोध, प्रेम, उल्लास, ईर्ष्या, हर्ष, सभी के सभी संवेग हो जाएंगे। अब आते हैं जोन्स के अनुसार बताया गया है कि 2 वर्ष के शिशु को सांप से डर नहीं लगता है क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं हुआ होता है। अब आते हैं ये जोन्स के अनुसार बोला गया है कि 2 वर्ष में शिशु को सांप से डर नहीं लगता क्योंकि उसमें भय का विकास नहीं होता, ये जोन्स ने बोला है। और इसके बाद है बालक का भाषा विकास, मतलब कितने टाइम पे वो कितने शब्द सीखता है। और ये बालक का जो भाषा विकास है ये स्मिथ के अनुसार बताया गया है। स्मिथ के अनुसार अगर बच्चा जन्म से 8 महीने के बीच में तो वो 0 शब्द, मतलब 8 महीने तक उसे कोई शब्द नहीं पता रहेंगे, फिर 10 महीने में वो 1 शब्द सीखेगा, फिर 1 साल में 3, और 1 साल 3 महीने में 19, और 1 साल 6 महीने में 22 शब्द, 1 वर्ष 9 महीने में 118, 2 वर्ष में 212, 4 वर्ष में 1550, 5 वर्ष में 2072, 6 वर्ष में 2562। ये स्मिथ के अनुसार हैं शब्द, कौन कितने वर्ष में बालक कितने शब्द बोलेगा, सीखेगा। अब अगला है कि कृदंत या रोना जो होता है ये बालक की पहली ध्वनि या भाषा बोला जाता है। और बबलाना जो होता है ये 3 से 8 महीने में बच्चा सीखता है। अंग विक्षेप होता है, अंगों के हाव भाव द्वारा समझना। इसके बाद सॉमसन के अनुसार, इनका भी है, सॉमसन एंड लिप्सिट के अनुसार भी बोला गया है कि जो जन्म होता है तो बच्चा 0 शब्द,
कोई शब्द नहीं आता उसको, फिर 18 महीने में 10 शब्द सीखता है, 2 वर्ष में 272, 2.5 वर्ष में 450, 3 साल का जब होता है तो उसे 1000 शब्द आते हैं, 3.5 साल में 1250, 4 साल में 1900, 5 वर्ष में 2100, 10 वर्ष में वो 5000 शब्दों का संग्रह कर लेता है। इसके बाद आते हैं बालक का नैतिक विकास। बालक का जो नैतिक विकास है ये दिया है कोहलबर्ग ने, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बालक का नैतिक विकास किससे संबंधित है? कोहलबर्ग से। इन्होंने 1969 में नैतिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था और इसमें 2 बार संशोधन हुआ था। तो पहला संशोधन हुआ था 1981 में और दूसरा संशोधन हुआ था 1984 में। और कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं बताई हैं, तीनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। पहली जो है वो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, जिसको पूर्व पारंपरिक अवस्था बोला जाता है। इसमें शैशव अवस्था आती है, 0 से 6 वर्ष आता है। इसमें नैतिकता का अभाव रहता है और पहला नैतिक विद्यालय बोला गया है परिवार को और पहले नैतिक गुरु बोला है माता को। इसके बाद जो स्टेज है वो कन्वेंशनल स्टेज है, जो पारंपरिक अवस्था बोली जाती है, जिसमें बाल्यावस्था आता है और बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष की। इसमें सबसे ज़्यादा नैतिक विकास होता है। सर्वाधिक नैतिक विकास जो होता है वो पारंपरिक अवस्था में होता है और पुरस्कार एवं दंड बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करते हैं। मतलब ये बालक को पुरस्कार और दंड जो प्रभावित करते हैं वो कौन सी अवस्था में? पारंपरिक अवस्था में। इसके बाद है तीसरी स्टेज जो है पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज है, जो उत्तर पारंपरिक अवस्था है, पश्चिम उत्तर पारंपरिक अवस्था है। ये किशोरावस्था से संबंधित है, जो 12 से 18 वर्ष के बीच में आती है। इसमें नैतिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। सफलता एवं असफलता बालक के नैतिक विकास को सर्वाधिक प्रभावित करती है और इसमें दमन से अधिक शोधन होता है और मार्गांतरीकरण की आवश्यकता होती है। रॉस के अनुसार है इसमें कि काम प्रवृत्ति का निष्कासन धर्म के द्वारा होता है। अगला है जीन पियाजे। जीन पियाजे ने बालक के नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। 4 अवस्थाएं कौन कौन सी? एक है अनियमित अवस्था 0 से 5 वर्ष, एक है विषम जातीय अधिकार अवस्था जो 5 से 9 वर्ष और अगली है विषम जातीय परस्परता अवस्था जो 9 से 13 वर्ष है। इसमें और आखिरी अवस्था इनकी है स्वशासित अवस्था जो 13 से 17 वर्ष है। तो जीन पियाजे ने नैतिक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अनियमित अवस्था, विषम जातीय अधिकार अवस्था, विषम जाति परस्परता अवस्था और स्वशासित अवस्था। अगला है बाल विकास को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उनको देख लेते हैं। सिर्फ कारक समझ लेते हैं, कुछ समझ में आ जाएगा। पहला है वंशानुक्रम या जैविकी कारक होता है जो बालक के विकास को प्रभावित करता है, वंशानुक्रम। और दूसरा है परिवेश या वातावरण। फिर जन्म का क्रम भी प्रभावित करता है, आयु भी, बुद्धि, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी, खेल एवं व्यायाम, लिंग और पोषण और कुपोषण, भयंकर रोग, चोट, प्रजाति, शुद्ध वायु और प्रकाश, ये सभी वो कारक हैं जो बालक के विकास को प्रभावित करते हैं। अगर उन्हें ये सारी चीज़ें पॉजिटिव मिल रही हैं तो बच्चा भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक रहेगा, आगे बढ़ेगा। और इसके बाद है आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार कहा गया है कि वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित होती हैं। ये वुडवर्थ ने बोला था। अगला है बी.एन. झा के अनुसार है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। इसके बाद एक अगला पॉइंट है, ये वंश सूत्रों की जो संख्या होती है वो होती है 46 होती है वंश सूत्र, या फिर 23 जोड़ी। संख्या में सिर्फ 46, जोड़ी में 23। और जो पुरुष होते हैं उसमें जो 23वीं जोड़ी होती है उसमें X और Y गुणसूत्र होते हैं। जो महिला होती है उसकी 23वीं जोड़ी में XX गुणसूत्र होते हैं।
इसके बाद है वंशानुक्रम के नियम या सिद्धांत, इनको देख लेते हैं। वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत भी होते हैं। बीज कोशों या जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, ये सिद्धांत बीजमैन ने दिया था। इसके बाद है समानता का नियम, ये सोरेनसन के द्वारा दिया गया। विभिन्नता का नियम, ये डार्विन एवं लेवार्क के द्वारा दिया गया विभिन्नता का नियम। इसके बाद प्रत्यागमन का नियम, फिर अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, और ये है मेंडल का नियम। ये सभी वंशानुक्रम के सिद्धांत हैं। तो वंशानुक्रम के 6 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला बीज कोश, जो जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत है, ये बीजमैन के द्वारा है प्रतिपादित किया गया। इसके बाद समानता का नियम, जो सोरेनसन ने प्रतिपादित किया। विभिन्नता का नियम, डार्विन का लेमार्क नियम। प्रत्यागमन का नियम, और इसके बाद है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम और मेंडल का नियम। ये सभी वंशानुक्रम के नियम और सिद्धांत हैं। इसके बाद जो इसमें थोड़ा सा बचा हुआ टॉपिक है और इसके साथ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। और तब तक के लिए सभी को बाय।